Hello everyone. Today we will discuss the exercise of chapter 4 materials, metals and non-metals of class 8th science NCERT. So without wasting any time, let's begin. Our first question is which of the following can be beaten into thin sheets? इसमें से हम किसको थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं. ये कुछ मेटल्स के नाम गिवन है, नॉन मेटल्स के जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन. तो कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स मतलब कि उसको शीट में कन्वर्ट करना. और हमारा इसमें से मेटल कौन सा है? जिंक है. वी नो कि जो मेटल्स है उनकी प्रॉपर्टी है कि वो मेलिएबल होते हैं और हम उनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो जिंक इज़ द करेक्ट आंसर. ये फॉस्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन. फॉस्फोरस और सल्फर हमें पाउडर की फॉर्म में मिलते हैं एंड ऑक्सीजन इज़ अ गैस, तो हम इसको शीट में वैसे भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं अगर हमें मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी नहीं पता है. हमें पता है कि जिंक लोहे के फॉर्म में एक मेटल है, जिंक एक मेटल है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं शीट्स में और इन तीनों को नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल मेटल्स आर डक्टाइल. क्या सभी मेटल्स डक्टाइल होते हैं? ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल. क्या नॉन मेटल्स डक्टाइल होते हैं? ये तो हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि नॉन मेटल्स तो होते ही नहीं है. जनरली मेटल्स आर डक्टाइल या फिर सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल. सम नॉन मेटल्स भी नहीं होते. सो आवर आंसर इज जनरली मेटल्स आर डक्टाइल. ऑल क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ एक एक्सेप्शन है हमारा मेटल के अंदर. मेटल में क्या है? मरकरी. जो मरकरी है वो हमारा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए ऑल मेटल्स आर डक्टाइल ये वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है. एंड द करेक्ट आंसर इज जनरली मेटल्स आर डक्टाइल. ओके. Our next question is question number 3. Fill in the blanks. Phosphorus is a very dash non-metal. Phosphorus कैसा मेटल है? Phosphorus बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है. ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है वो बहुत जल्दी दूसरे एलिमेंट्स के साथ. So phosphorus is a very reactive non-metal. Metals are dash conductors of heat and dash. Metals जो है वो कैसे कंडक्टर है? Metals are गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जो है मेटल्स है वो हीट को भी कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी कन्वर्ट करते हैं. सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर. आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है, हमें ये बताना है. तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, उसी में हमने देखा है कि आयरन जो है टॉप पर और जो कॉपर है वो तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, वो तो किसी से ही नहीं करता है रिएक्ट. ठीक है. सो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस. जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस. ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 4 इज मार्क ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स इफ इट इज फॉल्स. ट्रू फॉल्स हमें करना है. सो जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स. अभी हमने पढ़ा क्या? मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ. सो नॉन मेटल्स तो रिएक्ट करेंगे नहीं, तो ये स्टेटमेंट हमारी हो गई फॉल्स. नेक्स्ट इज सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल. जो सोडियम है वो बहुत रिएक्टिव मेटल है. इट इज़ वेरी ट्रू. ठीक है, सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, ये हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा है. कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन. नो. अभी हमने डिस्कस क्या किया? जो कॉपर है वो लीस्ट रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है किसी के साथ. तो क्या वो डिस्प्लेस कर पाएगा जिंक सल्फेट सोल्यूशन को? मतलब जिंक को जिंक सल्फेट सोल्यूशन से नहीं कर पाएगा. वो जिंक एज इट इज़ ही रहेगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा. ठीक है. फॉल्स. कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. क्या हम कोल को वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं? कोल क्या है? एक कार्बन की फॉर्म है. कार्बन होता है कोल में और कार्बन क्या है? हमारा नॉन मेटल है. तो क्या हम इसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. ठीक है, वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. यहाँ एक टिप देना चाहूँगी मैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं उस टिप को. Question number 5 is some properties are listed in the following table. Distinguish between metals and non-metals on the basis of these properties. हमें डिफरेंसेस करने हैं, मेनली मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंसेस करने हैं. ठीक है, और ये हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई है. ओके, तो मैं अब देखो इसको एक ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंसेस तो हमेशा ही याद रहेंगे, प्लस सारे ही क्वेश्चंस करने में बड़ी
ईजी रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मेटल्स की फुल फॉर्म बनाएंगे हम। एम से क्या होता है, यहाँ पे कोई वर्ड है मेलिएबिलिटी, तो जो मेटल्स हैं दे आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब कि हम उनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मेटल्स आर मेलिएबल। फर्स्ट क्या हो गया, मेलिएबल, हम ऐसे करेंगे मेलिएबल। और इसके आगे नॉन मेटल्स में क्या है, नॉन है, तो जो नॉन मेटल्स है वो उसमें नॉन आ जाएगा कि वो मेलिएबल नहीं होते, ठीक है। तो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, सिंपल। एम से क्या बना हमारा, मेलिएबल। देन ई से होता है इलास्टिक। क्या होता है, इलास्टिक। इलास्टिक है तो मतलब डक्टाइल है, डक्टिलिटी या फिर हम बोलेंगे इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। तो उसको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो इलास्टिक होता है, रबर बैंड होता है, हम उसको से खींच सकते हैं ना लंबा रबर को। सो जो मेटल्स हैं वो हमारे डक्टाइल होते हैं। क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और नॉन मेटल्स नहीं होते। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। एवरीवेयर इज एक्सेप्शन, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में एक्सेप्शन है, पर जो मेजर प्रॉपर्टीज है ये ऐसे ही है। टी इज फॉर टेंसाइल। टेंसाइल मतलब कि हार्ड, तो हार्डनेस को हम यहाँ लिख सकते हैं टेंसाइल, ठीक है। टी से टेंसाइल वर्ड याद रखना। टेंसाइल मतलब कि हार्ड, तो जो मेटल्स होते हैं वो हमारे हार्ड होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। अब मेटल्स की हार्डनेस में एक एक्सेप्शन आ जाएगा, सोडियम। सोडियम हार्ड नहीं है, सोडियम इज अ सॉफ्ट मेटल, ओके। नेक्स्ट इज ए से अपीयरेंस, नहीं अपीयरेंस नहीं लेंगे हम, ए से हम लेंगे एलॉयज बनाते हैं ये, यहाँ हमें ज़रूरत नहीं है। अपीयरेंस को हम लिखेंगे लश्चरस, की लश्चरस की शाइनिंग होते हैं वो। अपीयरेंस कैसी है इनकी, शाइनिंग है। तो मेटल्स जो है लस्चरस होते हैं। क्या होते हैं, लस्चरस, LUSTROUS, LUSTROUS। मेटल्स आर लस्चरस। लस्चरस मतलब शाइनी, ठीक है। इनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, शाइनिंग है ये। और दे आर नॉन लस्ट्रस। नॉन मेटल्स क्या है, नॉन लस्ट्रस, ओके। और एस फॉर सोनरस होता है, इसमें हमें गिवन नहीं है। 7th पॉइंट अगर हम ऐड करें, एक और मैं बता देती हूँ एक्स्ट्रा, ये हमारा सोनरस। सोनरस मतलब कि साउंड प्रोड्यूस कौन करता है, साउंड प्रोड्यूसिंग, ठीक है। सोनरस मतलब कि साउंड प्रोड्यूसिंग। जब इनको बीट करते हैं, हम बजाते हैं, तो जो मेटल्स हैं दे आर सोनरस। मेटल्स हमारे सोनरस होते हैं, और नॉन मेटल्स नहीं होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस, ओके। नेक्स्ट इज हीट कंडक्शन एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी हमने देखा दोनों में ही जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और यहाँ पे जो नॉन मेटल्स है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आई होप विद दिस ये टेबल आपको क्लियर हो गया होगा। हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंसेस क्लियर हो गए। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखी है, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंसेस हैं। तो हमने मेटल्स की फुल फॉर्म से किया, M फॉर मेलिएबल, E फॉर इलास्टिक, T फॉर टेंसाइल, A फॉर अपीयरेंस, और A फॉर एलॉयज बनाते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो एलॉय बनाने के काम आते हैं, और L फॉर लस्ट्रस कि वो शाइनी, और S फॉर सोनरस कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। Now our question number 6 is give reasons for the following. First one is aluminium foils are used to wrap food items. तो आप सब अपना स्कूल में लंच लेके जाते हो और मम्मा जो पराठा है वो एलुमिनियम फॉइल में रैप करके देती है। आई नो सबने एलुमिनियम फॉइल तो देखा होगा। तो कभी सोचा है कि सिर्फ एलुमिनियम फॉइल ही क्यों, कि कोई और फॉइल क्यों नहीं? तो सिंपल है, हमें पता है कि एलुमिनियम क्या एक मेटल है, एंड वी हैव डिस्कस कि मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल है सो इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, कि हम उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फॉइल को रैप करने में इजी रहता है कि फॉइल बनाया और उसको हमने रैप के पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया। सेकेंड रीज़न इज़
कि वो बहुत सॉफ्ट है और वो रिएक्ट नहीं करता फूड आइटम्स के साथ, सो एल्यूमिनियम फॉइल को ही हम यूज़ करते हैं। तो आंसर क्या रहेगा? एल्यूमिनियम इज़ हाईली मेलिएबल एंड इट कैन बी ईजीली बीटन इन शीट्स, okay, to make its foil for wrapping purpose. I hope this line is clear to you. Now it is also soft and does not react with food items. ये soft भी है और react भी नहीं करता है. Therefore aluminium foils are used to wrap food items. Okay. Now point number B is immersion rods for heating liquids are made up of metallic substances. इमर्शन रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड, ये इसका मतलब क्या है? जैसे आपने गीज़र देखा होगा, गीज़र में रॉड्स लगी होती हैं, या फिर हम रॉड से पानी गर्म करते हैं इलेक्ट्रिक रॉड से, तो कोई लिक्विड, हीटिंग लिक्विड मतलब हम पानी गर्म कर रहे हैं। इमर्शन रॉड जो हमने इलेक्ट्रिक रॉड उसमें बकेट में पानी डाल के उसमें रॉड लगाते हैं, तो वो मेटालिक सब्सटेंस की ही क्यों बनी होती है? येस, वेरी सिंपल, कि जो हमारे मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तब जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वो गर्म हो जाएगी, जो हमारी रॉड है वो गर्म हो जाती है, एंड इन टर्न जो हमारा पानी है वो उसको भी गर्म कर देता है, ठीक है। सो इमर्शन रॉड्स मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंसेस बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे गेट हॉट वेरी सून, वो बहुत जल्दी गर्म होते हैं, एंड ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड वार्म दी वाटर, और फिर पानी भी गर्म कर देते हैं। नाउ सी पार्ट इज कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। जो कॉपर है वो जिंक को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस क्यों नहीं कर पाता है? इसका मतलब क्या है कि हमने क्या लिया, एक बीकर में जिंक सल्फेट डाला, कि वो सॉल्ट सोल्यूशन है, जिंक का सोल्यूशन, और जो कॉपर की रॉड डाली, तो क्या है, कॉपर की उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो ऐसे का ऐसे ही रखा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है, हमने डिस्कस किया था, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, जिंक से कम रिएक्टिव है, तो इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, देयर विल नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है। डी पार्ट इज सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। केरोसिन में ही क्यों स्टोर करते हैं? बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव। सिर्फ इतना ही हमें लिखना है यहाँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, अगर हमने उसको कहीं और स्टोर किया तो वहाँ आग भी लग जाएगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज कैन यू स्टोर द लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल? एक्सप्लेन। क्या हम एल्यूमिनियम यूटेंसिल में लेमन पिकल को स्टोर कर सकते हैं, नींबू के अचार को? येस और नो? नो। वाई? बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया लेमन क्या है, लेमन एसिडिक है, और एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है। हमें पता है कि जब मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, और अगर ऐसे रिएक्शन हो जाएगा तो जो हमारा पिकल है, जो हमारा अचार है, वो खराब हो जाएगा, ठीक है। नो, वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ मेटल। जो एल्यूमिनियम है वो क्या है, मेटल है, एंड मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। क्या प्रोड्यूस करने के लिए रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन। सो जो अगर हमने ऐसा किया तो उसमें रिएक्शन होगा एंड द पिकल्स विल गेट स्पॉइल्ड, जो हमारा पिकल है वो खराब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज मैच द सब्सटेंसेस गिवन इन कॉलम ए विद द यूजेस इन कॉलम बी। हमें ये कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं कॉलम ए में, और कॉलम बी में हमें उनके यूजेस दिए हुए हैं, तो हमको इन्हें मैच करना है। वी हैव टू मैच देम, और आई नो इट इज़ वेरी इजी। गोल्ड हमें पता है, गोल्ड किसके लिए यूज़ होता है, थर्मामीटर में होता है, नहीं। इलेक्ट्रिक वायर में नहीं, रैपिंग फूड में नहीं। ज्वेलरी, यस, गोल्ड जो है हमारा ज्वेलरी मेकिंग में यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आयरन। आयरन किस में यूज़ होता है, हमारा मशीन बनाने में यूज़ होता है। एल्यूमिनियम अभी डिस्कस किया हमने, रैपिंग फूड रैप करने के लिए। कार्बन किस लिए होता है, फ्यूल में यूज़ होता है कार्बन। कॉपर किस में होता है, इलेक्ट्रिक वायर की होती हैं कॉपर्स। और मरकरी क्या है, मरकरी हमारे थर्मामीटर्स में प्रेजेंट होता है। तो ये तो सारे डेली लाइफ के यूजेस थे, हम देखते ही हैं, इनको तो हमें याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is what happens when dilute sulfuric acid is poured on a copper plate? अगर हम कॉपर प्लेट पे सल्फ्यूरिक एसिड को पोर करेंगे तो क्या होगा? We know कि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। So no reaction will take place because copper is very less reactive.
नेक्स्ट बी पार्ट इज आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। आयरन नेल को अगर हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला तो क्या होगा, और उसकी हमें वर्ड इक्वेशन भी लिखनी है। तो हमें पता है जो कॉपर है वो लीस्ट रिएक्टिव है और आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। तो आयरन क्या करेगा, इसका ये जो सल्फेट है इसके साथ रिएक्ट करेगा और इस सल्फेट को इधर ले आएगा, आयरन के साथ ये ऐड हो जाएगा और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, कॉपर अलग रह जाएगा। तो हमारी रिएक्शन कैसे होगी, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन गिव्स आयरन सल्फेट सोल्यूशन, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर डिस्प्लेस हो गया। इसको हम हायर क्लासेस में इनके सिंबल्स के साथ याद करेंगे। अभी हमें वर्ड इक्वेशन गिवन है, तो जैसे आयरन का सिंबल होता है Fe होता है, ठीक है, आयरन का सिंबल क्या होता है Fe। कॉपर सल्फेट, कॉपर का Cu होता है और सल्फेट के लिए SO4 लिखते हैं। ये जो 4 लिखते हैं ये हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, ये यहाँ O के नीचे आएगा, ठीक है, कहाँ आएगा, ओके इधर आएगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। सो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर विल रिप्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। उसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, यहाँ कॉपर अलग आ गया। एंड ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर, जो कॉपर की ब्राउन कोटिंग है वो आयरन नेल्स पे आ जाएगी। तो आयरन नेल्स कैसे दिखेंगे, जैसे रस्ट लग गया हो उन पे, ब्राउन कोटिंग आ जाएगी आयरन पे। ऑल्सो जो ब्लू कलर है हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ब्लू टू ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 10 इज Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube. उसने burning charcoal का पीस लिया और जो गैस थी उसको एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर ली। How will she find the nature of the gas? वो कैसे बताएगी कि गैस एसिडिक है या बेसिक है। हमें पता है कि हम कैसे चेक कर सकते हैं, लिटमस पेपर से चेक कर सकते हैं, है ना। सो उसने क्या किया होगा, इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग गैस, जिस टेस्ट ट्यूब में गैस है वो क्या करेगी, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी ऐड करेगी, क्योंकि गैस तो लिटमस पेपर पे नहीं आ पाएगी, आ सकती है क्या, नहीं। नाउ कवर द टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल, हमने उसको शेक किया। आफ्टर शेकिंग टेस्ट द सोल्यूशन विद ब्लू लिटमस। अब क्या किया हमने, ब्लू लिटमस पेपर से और रेड लिटमस पेपर से हम करके देखेंगे, किसी से भी कर सकते हैं। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो गया सो द गैस इज एसिडिक इन नेचर, अगर वो ब्लू का ब्लू में ही रहा तो बेसिक है। हमें क्या हुआ, हमने ब्लू लिटमस लिया एंड इट चेंजेस टू रेड कलर, दस गैस इज एसिडिक इन नेचर। तो जो गैस थी वो एसिडिक है। अब हमें पता है चारकोल में क्या होता है, कार्बन होता है ना, और वो जब बर्निंग चारकोल है तो किसके साथ रिएक्ट किया होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया होगा। जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारी, इट इज एसिडिक इन नेचर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 and this is our last question of this exercise. It is one day Rita went to a jeweler's shop with her mother. अपनी मम्मा के साथ वो एक ज्वेलर की शॉप पर गई। Her mother gave an old gold jewelry to the goldsmith to polish. उसने एक गोल्ड ज्वेलरी पॉलिश के लिए दी थी। Next day when they brought the jewelry back, they found that there was a slight loss in its weight. Can you suggest a reason for the loss in weight? जब उन्होंने क्या किया, रीटा और रीटा की मॉम ने गोल्ड स्मिथ को ज्वेलरी पॉलिश के लिए दी। किस चीज़ की थी, वो गोल्ड की थी, और जब उनको वो वापस मिली तो उसमें हल्का सा लॉस था। तो क्या जो गोल्ड स्मिथ था उसने गोल्ड चुरा लिया, या क्या रीज़न देगा गोल्ड स्मिथ, क्या रीज़न है, ठीक है, हमें ये बताना है। तो साइंटिफिकली क्या है कि जो गोल्ड ज्वेलरी है व्हेन इट इज़ डिप्ड इनटू एन एसिडिक सोल्यूशन कॉल्ड एक्वा रीजिया, कि उसने क्लीन करने के लिए दी थी ना, तो क्लीन करने के लिए गोल्डस्मिथ क्या करता है, एक सोल्यूशन होता है एक्वा रीजिया का, उसमें आपका जो गोल्ड है उसको डिप करेगा। एक्वा रीजिया क्या है, अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड का ये सोल्यूशन होता है। इसके अंदर गोल्डस्मिथ आपकी ज्वेलरी को डिप करेगा। फिर क्या होगा, ऑन डिपिंग द गोल्ड ज्वेलरी इन द एसिड सोल्यूशन, एसिड है वो, द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड की आउटर लेयर है वो डिजॉल्व हो जाएगी उस सॉल्यूशन के अंदर, और जो अंदर की शाइनी लेयर है इट अपीयर्स आउट, ठीक है, एंड द इनर शाइनी लेयर अपीयर्स आउट। दिस कॉजेज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट, इस वजह से हल्का सा वेट में लॉस हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो गोल्ड है वो उस सॉल्यूशन में मिक्स हो गया, तो हमारी इनर लेयर बाहर आ गई, तो हल्का सा
वेट जो है वो लॉस हो जाता है. विद दिस अवर एक्सरसाइज इज कंप्लीट. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. I will be happy to help you out. Thank you. Please like and subscribe my channel for more updates. Thank you.